IVM। नमस्कार, स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। क्या आपने लोन के बारे में सुना है? मेरा मतलब है कि अगर आप अडल्ट हैं तो शायद आप अभी कोई ना कोई लोन या EMI चुका रहे होंगे। पर आपको लोन किस लिए चाहिए, उसे लेकर एक लोन के कई मायने हो सकते हैं। ये लोन घर, कार, एजुकेशन, ट्रैवल या अगर आप भारत में रहते हैं तो शादी के लिए पर्सनल लोन भी हो सकता है। बेसिकली आप अक्सर ब्याज के साथ पैसे चुकाने की प्रतिबद्धता के साथ कुछ वक्त के लिए एक धनराशि उधार लेते हैं और लेंडर्स, जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो बोरोवर को पैसे देने से पहले उसकी क्रेडिट वर्दीनेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को असेस करते हैं। तो हाँ, लोन पाना मुश्किल हो सकता है और आदर्श रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। पर MSMEs या माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये मुश्किल होता है। MSMEs हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और वक्त पर मिलने वाले अफोर्डेबल फाइनेंसिंग तक पहुंच उनके सर्वाइवल और एक्सपेंशन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि कम ब्याज दरों पर लोन हर किसी के लिए सुलभ हो। नेक्स्ट हाफ बिलियन के लिए भी। द नेक्स्ट हाफ बिलियन और द NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। वे भारत में इंटरनेट यूजर्स की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट कहते हैं। हम उन्हीं पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 500 मिलियन लोगों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो 2018 से 2022 तक 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन आए हैं। जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से है। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे बिजनेस के मालिक है और ब्लू कॉलर वर्कर, घरेलू कामगार, सुरक्षा गार्ड आदि भी है। वे टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा आराम का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत की हलचल और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हूँ निवेदिता। मैं भी एक एक्स इंजीनियर टर्न कॉमेडियन और राइटर हूँ। और मैं हूँ उत्सव। मैं एक एक्स इंजीनियर टर्न मार्केट रिसर्चर, ट्रैवलर और पॉडकास्टर हूँ। आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन नेशन, कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन ऑनलाइन अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी छोटे बिजनेसेस के लिए अफोर्डेबल रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट्स के साथ लोन पाना कैसे आसान बना रही है। पता है, मैंने कभी लोन नहीं लिया। मैंने हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने के बारे में सोचा था, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई कोलैटरल नहीं है। और अगर आप विदेश में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। मैंने अभी घर खरीदा है। वो घर ही लोन के लिए कोलैटरल है, पर घर खरीदने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए और ये प्रोसेस आमतौर पर काफी डरावनी है। हम लोन्स के संबंध में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनते हैं। हम में से कुछ लोगों के पेरेंट्स ने लोन्स चुकाने में पूरी जिंदगी बिता दी और इसीलिए उनके बारे में सोचने पर हमें कंफर्टिंग फीलिंग नहीं आती। एक बात है, लोन्स की रेप्यूटेशन बुरी है, पर वो ऐसा डिजर्व नहीं करते। प्रगति के लिए लोन का एक्सेस जरूरी है। लोन ने भारत में लाखों लोगों को कॉलेज एजुकेशन, घर और यहाँ तक कि व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद की है। क्रेडिट कार्ड लोगों को तब भी खरीदारी करने में सक्षम बनाते हैं जब उनके इमीडिएट फंड्स लिमिटेड होते हैं और कंज्यूमर जो खर्च करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक की ड्राइवर है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्रेडिट का एक्सेस एक बिजनेस आइडिया के कॉन्सेप्ट बने रहने और सक्सेसफुल वेंचर बनने के बीच का फर्क बन सकता है। बेशक एक्सेसिव डेट और फाइनेंशियल स्ट्रेन से बचने के लिए लोगों और बिजनेस को इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए, पर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्रेडिट आपको अपने जीवन की दिशा बदलने का मौका दे सकती है। सही कहा तुमने, पर भारत में सेविंग और फ्रुगैलिटी पर लंबे अरसे से जोर दिया जाता है। लोन का मतलब है कर्ज लेना और इसे बुरी दृष्टि से देखा जाता है। कुछ लोग इंटरेस्ट पे करने से बचने या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग को प्राथमिकता देना पसंद करते हैं। हाँ, पर ऐसा लोन्स के अलग अलग प्रकार और उनके बेनिफिट्स के बारे में जागरूकता की कमी से होता है और ये आप इसके बारे में किससे बात कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। आम आदमी लोन लेने या कर्ज में डूबने को लेकर
एप्रीहेंसिव हो सकता है, पर किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल का एक्सेस महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हर भारतीय की लाइफ को मीनिंगफुल बनाने में मदद करने वाले बोल्ड एंटरप्रेन्योर्स में इन्वेस्ट करने वाली इन्वेस्टमेंट फर्म ओमेडियर नेटवर्क इंडिया के पार्टनर बद्री पिल्लापक्कम, जो छोटे बिजनेस को कैपिटल का एक्सेस पाने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। If you talk about challenges and if you talk to the MSMEs, अगर आप चुनौतियों के बारे में बात करते हैं और अगर आप MSMEs से बात करते हैं तो वे इसे ज्यादा शब्दों में नहीं कहेंगे, पर सबसे पहली बात जो एस्केलेट होगी वो ये कि हमारे पास कैपिटल का एक्सेस नहीं है। इसीलिए इक्विटी कैपिटल बहुत कम है और वो भी ट्रांसमिशन में खो जाती है। मैं कहूंगा कि ये आमतौर पर फाउंडर का अपना या परिवार का पैसा या इन्वेस्टर से बोरो किया हुआ होगा जो उनके बिजनेस में इक्विटी कैपिटल है। ये उनका एकलौता सोर्स है। एमएसएमईज के लिए बड़े पैमाने पर इस समस्या को हल करने में कोई भी सक्षम नहीं हुआ और इसे हल करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसलिए ज्यादातर लोगों का क्रेडिट पक्ष की ओर रुझान बहुत आसानी से हो गया है। पिछले कुछ सालों में हमने काफी प्रोग्रेस होते देखी है। ये तो सच है, प्रोग्रेस तो बहुत हुई है। जैसे विस्तार टेक्नोलॉजीज, जो कि ऑफलाइन वर्ल्ड में एक लीडिंग सास प्राइसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, और नियो ग्रोथ, जो ऑनलाइन असेसमेंट और ऑफलाइन लैंडिंग ऑफर कर रहा है। दुनिया फिनटेक और मोबाइल बैंकिंग समेत फाइनेंशियल सर्विसेज की 4th जनरेशन के आने का इंतजार कर रही है, जो कन्वेंशनल बैंकिंग की स्थिरता पर सवाल उठा रही है। ब्रेट किंग द्वारा लिखित और 2018 में पब्लिश्ड पॉपुलर बुक बैंक 4.0 का सबटाइटल था बैंकिंग एवरीवेयर नेवर एट अ बैंक, यानी बैंक के सिवा हर तरफ बैंकिंग। भारत भी धीरे धीरे पर लगातार फाइनेंशियल सर्विसेज में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दौड़ में शामिल हो गया है। हालांकि बद्री बताते हैं कि अब भी कई चुनौतियां हैं। The challenge on the debt side, access to capital. ऋण और पूंजी तक पहुंचने के संबंध में मुख्य चुनौती यह है कि टिकाऊ अर्थव्यवस्था और स्केलिंग अवसरों के लिए उधार लेने की लागत बहुत अधिक बनी हुई है। इस क्षेत्र को विकास का अनुभव कराने के लिए इस चुनौती का समाधान किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कई बैंकों को संपार्श्विक की आवश्यकता होती है, जो अक्सर उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए एमएसएमई को असुरक्षित ऋण देना महत्वपूर्ण है। यहां तक कि मौजूदा उच्च उधार दरों में थोड़ी सी कमी, जैसे कि 24-25% से 18% तक, एमएसएमई की निचली रेखा को बहुत फायदा होगा। नॉन फाइनेंशियल साइड पर बद्री के कहने के मुताबिक दूसरी समस्या लेबर तक का एक्सेस है, जो कई कारणों से हल नहीं हो पा रहा है। भारत का रुझान लेबर इंडस्ट्री की ओर है, जो शहरों में बड़े पैमाने पर सर्विस ओरिएंटेड है। इनमें से बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और अन्य सेक्टर्स में काम करते हैं, जहां लेबर की इंडिविजुअल डिमांड कम है। ऐसा कोई फॉर्मल लेबर मार्केट नहीं है जो इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा हो। तो क्या आपको क्वालिटी ट्रेन लेबर मिल सकते हैं? अगर हाँ, तो आप इसे खुदरा रिटेल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन में वर्टिकलाइज कर सकते हैं और समस्या को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। बद्री हमें इस बारे में और बताएंगे। Third is demand generation. तीसरा है डिमांड जनरेशन। ये आमतौर पर इंटरमीडियरीज के माइक्रो मार्केट लेयर्स में ऑपरेट करते हैं, इसलिए मार्जिन कंप्रेस हो जाता है और एक नैरो रीजन में ऑपरेट करता है, और इसीलिए उनके लिए स्केल लीनियर है और वो 20 से 30% की ग्रोथ से बहुत खुश हैं, और कैपिटल की एब्सेंस से वो 20 से 30% की ग्रोथ करने में भी सक्षम नहीं हो सकते हैं, और इसीलिए एमएसएमई के मिडिल लेयर तक वॉइड क्रिएट हो जाता है। इसलिए हमें लगता है कि ये समस्या एमएसएमई की ओर से हम जो काम कर रहे हैं उससे तेजी से हल हो जाएगी। यानी आप डिजिटाइज कैसे करते हैं, इसे एमएसएमई का ईबे मान लेते हैं। आप ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं
इस प्रकार से जिससे उनका प्रोडक्ट चाहे वो किसी भी व्यापार में हो और भी दिख सके। जो भी वे बेचना चाहते हैं उनका प्रोडक्ट ऑनलाइन दिखाई देता है। एक खरीदार जो कहीं और बैठा है और उस प्रोडक्ट की रीच बढ़ा रहा है। तो ये एमएसएमईज के लिए डिमांड जनरेशन की समस्या है, जिसे हमें आशा है कि कोविड के बाद विशेष रूप से हल हो जाएगी। प्री कोविड ऐसा कहना मेरे लिए मुश्किल होता, लेकिन पोस्ट कोविड कम से कम ये है कि इस तरह की डिमांड जनरेशन समस्या उन छोटे और सूचीबद्ध व्यापारों के लिए हल होगी। लेंडिंग पोर्टफोलियोज के अलावा हमने एक वर्टिकलाइज्ड अप्रोच ली है इन एमएसएमईज के वर्कफ्लो ऑटोमेशन के लिए। डिमांड जनरेशन करने के साथ निर्माण, रिटेल रेट जैसी चीजों को कैसे सक्षम करें। जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन है, और जैसा कि हमने पहले भी बात की है, ऐसी कई कंपनियां हैं जो लोन के एक्सेस को आसान बनाने के अंतर को कम करने की कोशिश कर रही है। हर किसी को क्रेडिट पाने का अधिकार है, पर ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को लगता है वो वर्दी नहीं, और इसी ने को-फाउंडर्स आलोक मित्तल और सिद्धार्थ महनोट को इंडिफी शुरू करने के लिए प्रेरित किया। यहां इंडिफी के को-फाउंडर एंड सीईओ आलोक मित्तल हमें बता रहे हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की। बिजनेसेस के लिए अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग में इतने मैसिव गैप्स की वजह से ही हमने इंडिफी शुरू किया। शुरुआत में हम जिस भी सेगमेंट में गए उनमें से ट्रैवल एजेंसीज पहला लॉन्च सेगमेंट था। हमने लगातार यह सेंटिमेंट सुना कि छोटे बिजनेस ओनर्स को लगता है कि वो क्रेडिट के लिए योग्य नहीं है। इसलिए भारत जैसे देश के लिए फाइनेंसिंग के एक्सेस की कमी सिर्फ एक कमर्शियल इशू नहीं है, अपने एंटरप्रेन्योर्स के सेल्फ एस्टीम का इशू है। और ये एक की पीस हमारे दिमाग में अच्छी तरह से नहीं बैठता। हमारे 85% फेलो एंटरप्रेन्योर्स क्रेडिट के अनवर्दी नहीं हो सकते। इसलिए हमने प्रोवाइडर के तौर पर इस प्रॉब्लम को फॉलो किया है। हमें रेस को डिस्क्रिमिनेट करना है, बजाय ये सोचने के कि पोटेंशियल कस्टमर्स क्रेडिट के वर्दी नहीं हैं। और मुझे लगता है कि हमें एक ऐसे देश के रूप में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा जहां एंटरप्रेन्योर्स क्रेडिट के लिए अनवर्दी फील के बजाय कॉन्फिडेंट फील करें और उनका सेल्फ एस्टीम हाई हो। ये ऐसे मोटिवेशंस हैं जो हमें दिन प्रतिदिन मोटिवेट करते हैं, और कुछ स्टोरीज जिनके बारे में हमने बात की वे उसी का रिफ्लेक्शन हैं। वैसे मुझे लगता है कि हम में से बहुत लोगों ने महसूस किया है कि हम क्रेडिट वर्दी नहीं है, और ऐसा खराब क्रेडिट की वजह से होता है। इंडिफी अभी भी एक स्टार्टअप कंपनी है और उसके पास अपने कस्टमर्स के अलावा इसके बारे में प्रचार करने की क्षमता नहीं है। तो इंडिफी इस समस्या से कैसे निपट रही है, सुनते हैं आलोक से। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी कस्टमर को सर्व नहीं कर पाते तो हम उन्हें ये समझाते हैं कि हम उन्हें सर्विस क्यों नहीं दे सकते, और ऐसा क्या है जो उन्हें हमारे साथ या अन्य कंपनीज के साथ लोन पाने में मदद करेगा। ये उनके साथ हमारे कम्युनिकेशन का कोर पार्ट है। आपने कस्टमर्स के लिए क्रेडिट बिल्डर जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा। हमने संभवतः भारत का पहला एमएसएमई क्रेडिट प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसने ऐसे कस्टमर्स को एड्रेस किया। उन्हें छोटी सी क्रेडिट देकर शुरुआत कराई। अगर वो अच्छा क्रेडिट बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो हम उन्हें अपग्रेड कर सकते हैं। इसी तरह हमने अपने कस्टमर्स के लिए क्रेडिट ब्यूरो मॉनिटरिंग प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है जो लोगों के मुकाबले बिजनेसेस के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। तो हम क्रेडिट रिपेयर और बिल्ड करने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं जहां प्रायर बिहेवियर एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए कस्टमर अपने बिजनेस के बारे में, क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में ग्रोथ के माइंडसेट से, उसे सॉल्व करने के माइंडसेट से सोचते हैं, बजाय रिजेक्शन को बढ़ावा देने वाले माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने के। तो ऐसे छोटे छोटे तरीकों से हम लोगों को क्रेडिट वर्दीनेस से पहले सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्दीनेस बिल्ड करने में मदद करते हैं। वाह, मैं भी क्रेडिट बिल्डर का इस्तेमाल कर सकता था। हमने इंडिफी के एक यूजर के उनके अनुभव के बारे में बात की, जिसे हम सुनेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्मार्टफोन नेशन में आपका फिर एक बार स्वागत है। हमने धर्मपाल सिंह से बात की जो इंडिफी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रेडिट के एक्सेस को इजी बनाने पर काम कर रहा है। ये यूजर सिकंदरपुर गुरुग्राम से हैं। वो एक प्रिंटिंग बिजनेस चलाते हैं
जहां वो पेपर प्रिंटिंग के साथ साथ विजिटिंग कार्ड्स, ब्रोशर्स, साइन बोर्ड्स वगैरह जैसी चीजें बनाते हैं। यहाँ उन्होंने इंडिफी के साथ अपने अनुभव की और उससे पहले सामने आई चुनौतियों के बारे में बात की। जो मैंने 3 लाख का लोन लिया था, उस टाइम सिविल मेरा ठीक नहीं था, तो उन्होंने मुझे उस टाइम एक लोन दिया 3 लाख रुपए का, जो मेरे लिए यूजफुल हुआ और उसी की वजह से नेक्स्ट ठीक होता चला गया। मैं पेमेंट टाइम पे चल रहा है सारा कुछ, तो उसकी वजह से और चीजें मेरी सही हो गई फर्स्ट इंडिफी ने जब लोन दिया था। धर्मपाल सिंह ने हमें ये भी बताया कि इंडिफी का उनके बिजनेस पर क्या असर हुआ है। जब से मैंने इंडिफी लोन लिया है, उससे पहले मेरा सेल 1 CR के आसपास रहता था ईयरली। अभी क्या है, जब से मैंने लोन लिया मैं 2 CR क्रॉस किया है। ये तो बहुत अच्छा है ना? बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी है कि उनके लिए ये कारगर साबित हुआ, पर मैं ये भी जानना चाहती थी कि उन्हें किस चीज से मदद मिली, और उन्होंने बहुत खुशी से मुझे बताया। मैं पहले प्राइवेट लोन लेता था, मतलब पर्सनल में, रिलेशन में, तो उसका रिटर्न इंटरेस्ट ज्यादा होता था, तो मेरा मार्जिन उधर चला जाता था। मगर इंडिविजुअल से लोन लिया तो मेरे को इंटरेस्ट कम देना पड़ा और इजी रिटर्न में वापस करना पड़ा, तो उससे मेरे को सपोर्ट मिला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शुरुआती चरण में होने के बावजूद डिजिटल लैंडिंग इतना कामयाब हो रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डिजिटल लैंडिंग का मार्केट साइज 2022 में $270 बिलियन से लगभग 5 गुना बढ़कर 2030 में $1.3 ट्रिलियन हो जाएगा। 2030 तक टोटल इंडियन फिनटेक मार्केट का 60% डिजिटल लैंडिंग का होगा। 2014 और 2022 के बीच डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप्स ने 447 डील्स में $6.49 बिलियन की फंडिंग जुटाई, जो सारे फिनटेक फंडिंग का लगभग 28% है। आइए इंडिफी टेक्नोलॉजीज के को-फाउंडर और COO सिद्धार्थ महनोट से सुनते हैं कि इंडिफी ट्रेडिशनल बैंकिंग से कैसे अलग है। दो तरह से, इसलिए हम जाकर अपने कस्टमर से नहीं मिलते। ये पूरी तरह से डिजिटल जर्नी है। कस्टमर हमारे मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर आते हैं और लोन के लिए आवेदन करते हैं, और इस दौरान कोई उनसे बात नहीं करता। ये पूरी तरह से डिजिटल जर्नी है। इसमें कोई फेस टू फेस मीटिंग नहीं होती और ये बहुत ही आसान है। डॉक्यूमेंटेशन के संदर्भ में हमारा 90% काम पेपर डॉक्यूमेंट्स के एक्सचेंज के इंतजार के बिना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि कम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ने इस प्रोसेस को और भी आसान बना दिया है। जो भी हुआ वो जल्दी हुआ, और डॉक्यूमेंट्स उतने रिक्वायरमेंट नहीं था, जो कि लेंथ ही नहीं था, कहने का मतलब ये है। ये बहुत अच्छा है कि धर्मपाल सिंह के लिए प्रोसेस इतनी स्मूथ थी, पर मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा है कि आखिरकार ये एक बिजनेस है। उन्हें अभी भी रिस्क्स को मिटिगेट करना है और ये एंश्योर करना है कि लोन के पैसे वापस आ जाएं। अगर वो कोलैटरल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे होगा? यहाँ सिद्धार्थ हमें फिर से समझा रहे हैं। ये एक बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ कोलैटरल देने वाले लोग ही लोन में डिफॉल्ट नहीं करेंगे। आइडिया ये पता लगाने का है कि हम उन लोगों को कैसे अंडरराइट कर सकते हैं जिनका इरादा सही है, और इसके लिए हम ये देखते हैं कि वो लोग लोन की भरपाई करने के लिए कोलैटरल के बजाय अपने बिजनेस के कैश फ्लो पर डिपेंडेंट होते हैं, और यही हमारी एक्सपर्टीज है। हमने ऐसे क्रेडिट मॉडल डेवलप किए हैं जो उन रिस्क को अच्छी तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, और हमारा मानना है कि लोगों को एक अनसिक्योर्ड बेसिस देने का एक तरीका है जहां आप उनके इरादे के साथ साथ पे करने की एबिलिटी का अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। सिद्धार्थ ने हमें ये भी बताया कि उनके कस्टमर्स को इंडिफी की सर्विसेज से क्या बेनिफिट होता है। हम अपने पोर्टफोलियो में विकास के विभिन्न उदाहरण देखते हैं। सबसे बेसिक वो है जहां हम टर्नओवर को एक्सपैंड होते देखते हैं। अगर कोई 10 लाख रुपए का मंथली सेल्स कर रहा था और अब 25 लाख रुपए का मंथली सेल्स कर रहा है, हमने उसे जो वर्किंग कैपिटल दिया
उससे वो और ज्यादा स्टॉक खरीद सका। हमने लोगों को अलग अलग तरीके से एक्सपैंड करते हुए देखा है। ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा फूड डिलीवरी आउटलेट चला रहे थे, उन्होंने हमसे लोन लिया और फिर दूसरी ब्रांच खोली। आलोक ने ये भी कहा कि बहुत से छोटे बिजनेसेस के लिए कैपिटल पाना मुश्किल हो सकता है और भले ही वो अपना बिजनेस चला सकते हैं, पर कैपिटल होने से उन्हें बहुत तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है। स्पेसिफिक सेगमेंट्स में भी ये अलग तरह से रिफ्लेक्ट होता है। सिद्धार्थ और मैं पिछले सप्ताह डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड स्पेस में अपने कुछ कस्टमर से मिल रहे थे और उस एरिया में वेंचर कैपिटल के चारों ओर शोर की वजह से ज्यादातर बिजनेसेस लोन के आधार पर बनाए जा रहे हैं। वहां कैश कन्वर्जन साइकिल्स तेज हैं। ये देखते हुए आप अपने पैसे वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, आप ज्यादा सेल करते हैं। फाइनेंस मिलने से आपकी कैश जनरेशन की साइकिल भी तेज हो जाती है। इसी तरह से मैं उन कस्टमर्स से मिला जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस से जुड़े हैं और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो व्यक्ति पहले हमारी कंपनी के साथ काम कर रहा था। उसने जॉब छोड़ा, अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। हमारे कैपिटल का इस्तेमाल प्लास्टिक पैलेट्स जैसी चीजों को खरीदने और फिर बेचने के लिए किया और सिर्फ 15 दिन की वर्किंग कैपिटल साइकिल में उसने कैश को टर्न अराउंड कर दिया। खुद ने पैसे भी कमाए और जाहिर तौर पर लोन शेड्यूल के मुताबिक उसने हमें हमारा कैपिटल वापस भी कर दिया। इसीलिए भी इंडस्ट्रीज में हमने लोगों को छोटी शुरुआत करके पर फिर कैश कन्वर्जन साइकिल्स को लेवरेज करके 3 से 4 या 5 साल की टाइम फ्रेम में ग्रो होते देखा है। जाहिर तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के मुताबिक भारत में एमएसएमईज की क्रेडिट डिमांड $490 बिलियन जितनी बड़ी है, पर फॉर्मल सोर्सेस ने ओवरऑल सप्लाई सिर्फ $192 बिलियन है। लगभग $330 बिलियन के इस विशाल क्रेडिट गैप से पता चलता है कि क्रेडिट हिस्ट्री और एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स की कमी के वजह से बैंक्स और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सेगमेंट को सर्व नहीं कर पाते और यही वो गैप है जो एनबीएफसीज और इंडिफी जैसे डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के उदय का कारण बन रहा है, जो इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, पर तमाम सावधानियों के बावजूद अभी भी ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। उदाहरण के लिए महामारी कई भारतीयों और दुनिया भर के लोगों ने नुकसान किया और बिजनेस बंद कर दिए। सिद्धार्थ ने हमें ऐसे ही एक मामले के बारे में बताया। वो कस्टमर शायद 4-5 सालों से हमारे साथ था। हमने उसे अपना पहला लोन दिया। 3 लाख रुपए के लोन के साथ शुरुआत की, फिर 10 लाख रुपए का लोन दिया और फिर वो लोन कोविड के दौरान डिफॉल्ट में चला गया, क्योंकि वो एक फूड डिलीवरी आउटलेट का चेन था जो कोविड के पहले 3 महीने पूरी तरह से बंद थे। उस दौरान हमने उन्हें लोन का रिस्ट्रक्चर करने में मदद की और जब उनका बिजनेस फिर पटरी पर आ गया तो उसने आकर वो लोन पे कर दिया और फिर हमने एक नए लोन की शुरुआत की और आज वही कस्टमर जिसने 3 से 5 लाख रुपए के लोन के साथ शुरुआत की थी, अब हमारा 30-35 लाख का कस्टमर बन गया है और उसका बिजनेस सफलतापूर्वक और बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। कभी कभी आपको अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए सिर्फ एक मौके की, थोड़े से पुश की और सहायता देने वाले की जरूरत होती है। आलोक के पास ऐसी ही एक हैप्पी कस्टमर की भी कहानी है। यहाँ गुड़गांव में एक ट्रैवल एजेंट है। उसने ट्रैवल बुटीक नाम के ट्रैवल कंसोलिडेटेड पार्टनर के जरिए हमसे लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू किया। जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ रहा है, उसने बड़े लोन लेना जारी रखा है और वो अक्सर हमसे मजाक में कहती है कि जब भी आपको कस्टमर इंट्रोडक्शन की जरूरत हो तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं, और उसे हमें ऑब्लाइज करने में बहुत खुशी होगी। पर ऐसी कहानियां देखना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे बोरोवर्स से सिर्फ 20 से 25% विमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं। एक टिपिकल बैंकिंग सेटअप में ये संख्या सिंगल डिजिट में है। तो एक लेवल पर हम जानते हैं कि हम उन सेगमेंट्स के लोगों के लिए भी हमारे क्रेडिट के एक्सेस को और कन्वीनियंट बना देते हैं जिन सेगमेंट्स को आम तौर पर बाहर रखा जाता है। महिला बोरोवर्स जैसे और कई लोग अपने एम्बिशंस को एम्पावर करने के लिए इसे एक आकर्षक चैनल के रूप में देखते हैं। ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाएं सेव और इन्वेस्ट करने और अब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी आगे आ रही हैं। कलाइडोफिन पर हमने जो स्टोरी की थी उसने इस बात पर प्रकाश डाला कि महिलाएं कैसे बचत कर रही थी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही थी।
और अब हम महिलाओं को बेहद जरूरी क्रेडिट का एक्सेस पाकर अपने बिजनेस ड्रीम्स को पूरा करते देख रहे हैं। आइए फिर से बद्री पिल्लापकम से सुने कि उनके ऑर्गेनाइजेशन ने इंडीफी में इन्वेस्ट करने का फैसला क्यों किया। इंडीफी ने लेंडिंग साइड पर सबसे पहले मार्केट प्लेस ओपन की थी, जिसमें कोई भी आ सकता था। आपका बैंक एक एनबीएफसी है। आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा मेरी तुलना में बेहतर होती है। मैं आपको इसका रियल टाइम एक्सेस दूंगा, जिस तक अन्यथा आप नहीं पहुंच पाते। इसलिए हम इसे थियरी में ओपन मार्केट प्लेस कहते हैं। हम ऐसे किसी भी बोरोर तक पहुंच सकते हैं जो 12% इंटरेस्ट वाले 1 या 2 करोड़ से लेकर 28% इंटरेस्ट वाले सबसे कम टिकट साइज यानी कि 50,000 तक फिट बैठता है। इस मार्केट प्लेस से मिलने वाली ये लोन, ये सेगमेंट जिसे सर्व करता है, उनमें सबसे ज्यादा फंडामेंटली डिस्ट्रक्टिव है। इस एपिसोड ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मैं एक बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। मैं लोन लेकर एक गेमिंग चैनल जैसा कुछ शुरू करने की सोच रही हूँ। तुम्हें पता ही है इसका रिटर्न अच्छा है, तो ये आइडिया बुरा नहीं है। खैर, मुझे क्रेडिट वर्दी फील कराने और मेरे सपनों को एनकरेज करने के लिए धन्यवाद। यहाँ हर किसी का फ्यूचर क्रेडिट वर्दी है, खासकर नेक्स्ट $500 million का। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूँ और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट $500 million लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है, वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडियर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं।